देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। बेहतर घरेलू इकोनॉमिक डेटा के दम पर कल भारतीय बाजारों ने हफ्ते की पॉजिटिव शुरुआत की और 8000 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा निफ्टी। लेकिन अब नजरें ग्रीस के संकट पर और 2 दिनों की फेड की बैठक पर, यानी कि ग्लोबल फैक्टर्स भी अहम है और उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी कमजोरी का माहौल। क्या होगा भारतीय बाजारों में, क्या रहेगा डायरेक्शन, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। जी हां, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस भारतीय बाजारों के लिए अच्छे रहे। हरे निशान में जाकर हमने क्लोजिंग दी है। देखना होगा तेजी की हैट्रिक आज लगती है या फिर वापस लाल निशान में ही पहुंच जाते हैं। कल हमने जरूर देखा 8000 के लेवल को डिफेंड करने की कोशिश करी, 8000 के ऊपर जाकर क्लोजिंग हुई है, लेकिन देखना होगा आज ये स्तर हम होल्ड कर पाते हैं या फिर नीचे फिसल जाते हैं। लेकिन आप देखिए, बैंक निफ्टी ने कल बेहद खराब प्रदर्शन दिखाया, अंडर परफॉर्म किया है बाजारों को, और खास तौर पर PSU बैंकिंग स्टॉक्स में एक तेज सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ये वो पॉकेट थी जो ज्यादा समय जिसने लाल निशान में ही कल बिताया। मिड कैप्स ने भी अंडर परफॉर्म ही किया है कल, बड़े लार्ज कैप्स में जरूर हमने देखा थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली है, लेकिन ग्लोबली संकेत बेहद कमजोर हैं। चलिए आशीष के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं जिस पर दुनिया भर के बाजारों की नजर है। हाय आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए। बेहद कमजोर क्यूज। आपको याद होगा फ्राइडे को हमने बताया था अमेरिकन मार्केट्स में 3/4% का दबाव था। इनफैक्ट कल यानी कि मंडे का जो ट्रेडिंग सेशन था वहां पे भी 0.5% या उससे ज्यादा की कमजोरी के साथ अमेरिकन मार्केट्स ट्रेड कर रहे थे। 2 इंपॉर्टेंट वजह है, एक तो ग्रीस को लेकर जो टॉक्स फेल हुई थी उसका दबाव हम देख रहे हैं, और आज से यूएस में FOMC की 2 दिनों की बैठक शुरू होने वाली है। ये दोनों दबाव बना रहे थे अमेरिकन मार्केट्स में। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीस, जो कि की ड्राइवर है ना सिर्फ अमेरिकन बल्कि ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में जो दबाव आप देख रहे हैं उसके पीछे, जब से वो ग्रीस नेगोशिएशंस ब्रेकडाउन हुई थी तब से हम देख रहे हैं लगातार प्रेशर बनता हुआ। इनफैक्ट कल ECB प्रेसिडेंट मारियो द्रागी की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आए कि ECB इमरजेंसी फंडिंग ग्रीस के बैंक्स को तब तक ही देगा जब तक उनके पास कैश, जब तक उनके पास कोलैटरल होगा। दिक्कत की बात है जो अनसर्टेनिटी है, एक तो ग्लोबल इकोनॉमी वैसे भी वीक फुटिंग में है और अभी कोई आंकलन लगा नहीं पा रहा है कि ग्रीस का एग्जिट कितना बड़ा दबाव ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर डाल सकता है, और इसी नर्वसनेस में हम देख रहे हैं लगातार प्रेशर। इनफैक्ट डाउ अब पूरे साल के लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लाल निशान में अब कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ग्रीस के अलावा दूसरा डेवलपमेंट जो प्ले अप कर रहा था सबकी साइकी पर, वो था आज से जो 2 दिनों की FOMC की बैठक शुरू होने वाली है। वाइडली एंटिसिपेटेड है, एक तो इस साल में मूव करेगा फेड, और अब तो मान रहे हैं कि शायद वो प्रीपोन होता हुआ नजर आए और सितंबर में ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू हो सकता है। अगर ऐसा है तो कल जो 2 दिनों की बैठक खत्म होगी, यानी कि वेडनेसडे देर शाम जो जैनेट येलेन की स्पीच होगी फेड चेयर की, उसमें अगर वो हॉकिश साउंड करती हैं, पूरा बाजार उसी पे फोकस करेगा। तो सब एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद सितंबर में फेड मूव कर सकता है। यूरोपियन मार्केट्स में प्रेशर और भी ज्यादा है। फ्राइडे को आपको याद होगा वहां पर 1 से 1.5% का दबाव था, कल वहां पे 1 से 2% के आसपास ही कमजोरी के साथ कामकाज हो रहा था, और वो ग्रीस एग्जिट ऑब्वियसली वे करती हुई वहां पे भी सेंटिमेंट्स पे या फिर ग्रीस के साथ जो टॉक्स फेल हुई हैं उसी का दबाव था। इनफैक्ट ना सिर्फ ग्रीस की यील्ड्स बल्कि तमाम पेरिफेरी के मार्केट्स में हमने देखा बॉन्ड यील्ड्स क्लाइंब अप होती हुई नजर आई थी, वो भी इक्विटी पे दबाव बना रही थी। और क्योंकि कमजोर क्यूज है ओवरनाइट, एशियन मार्केट्स भी कमजोरी के साथ आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तमाम एशियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर कमजोरी के साथ, इनफैक्ट 3/4% के आसपास अमूमन दबाव देखने को मिल रहा है, और SGX निफ्टी दर्शा रहा है कि इंडियन मार्केट की शुरुआत शायद एक वीकिश नोट पे, हालांकि कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही होती हुई नजर आए। बिल्कुल, तो ग्लोबल क्यूज बेहद कमजोर अनिल, और डाउ ने भी अपने 2015 में जितने भी गेन्स हासिल किए थे वो गवा दिए हैं। रशा शायद सही काम कर रहा है, 1% की ब्याज दरें वहां पर कट हो रही हैं, वैसे भारत में इतनी हो तो शायद तेजी हो जाए। हालांकि दोनों की इकोनॉमी काफी अलग अलग है और अलग सिचुएशन में, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ग्लोबल मार्केट से चिंताएं थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही, चाहे फिर वो ग्रीस का मामला हो या फिर फेड की तरफ से बैठक में आने वाले संकेत। लेकिन एक अच्छी और इंटरेस्टिंग बात जो मुझे दिख रही है वो ये कि अब इन दोनों इवेंट से नेगेटिव आउटकम आने के संकेत या फिर उम्मीदें ज्यादा होती हुई दिख रही है, या यूं कहूं कि आशंकाएं ज्यादा हो रही है। आशंका यह है कि ग्रीस शायद इस बार बच न पाए और दिवालिया होने के कगार पर पहुंच जाए। अब वो अलग बात है कि उसका दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में काफी छोटा हिस्सा है, उस लिहाज से कोई बहुत फर्क वैसे नहीं पड़ता, लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाने के लिहाज से और एक ग्रीस के डिफॉल्ट होने के बाद लंबी लिस्ट फिर ऐसे छोटे कमजोर देशों की बन सकती है, जो कि सिर्फ इसी वजह से अभी तक अटके हैं कि कौन पहले गिरे। तो ऐसे में अगर ग्रीस पहले गिर जाता है तो फिर ऐसे में दूसरों के लिए बहुत ज्यादा
अब खड़े रहने में वो बात नहीं होगी कि हमें अब बचना है या हमें अब डिफॉल्ट नहीं करना है। तो उसके साइड इफेक्ट्स या आफ्टर इफेक्ट्स जो होंगे वो मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट्स के लिए ज्यादा परेशानी वाले होंगे। तो अगले 3-4 दिन उस लिहाज से काफी अहम होंगे। अच्छी बात यही है कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि ग्रीस के लिए इस बार बचना काफी मुश्किल होगा। तो कोई पॉजिटिव आने की उम्मीद इस वक्त ग्लोबल मार्केट नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में अगर आखिरी समय में कहीं कोई किसी तरह का संकट सुलझता हुआ दिखता है तो वो एक अच्छी बात होगी। दूसरी अच्छी बात यह कि फेड की मीटिंग के पहले बाजार लगभग ये मानकर चल रहा है कि अब फेड चेयरपर्सन जैनेट येलन ये कह देंगे कि सितंबर से ब्याज दरें बढ़ने वाली है। डेटा बेहतर होते दिख रहे हैं, और ऐसे में वहां से भी अगर किसी तरह से ये संकेत आए कि जी नहीं सितंबर तक नहीं होगा, या फिर वो ये कहें कि अब भी हम कुछ और डेटा देखेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे, या फिर ये संकेत ही आ जाए कि शायद 2-3 महीने और टलता हुआ दिखे, सितंबर के बजाय ये दिसंबर हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये दो जो बड़ी इवेंट है ग्लोबल मार्केट्स के लिए अहम, दोनों ही इवेंट से पहले मार्केट का मूड थोड़ा सा नर्वस होता हुआ दिख रहा है और थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर बायस्ड है। और ये एक अच्छी बात है कि बाजार इनको पहले से डिस्काउंट करके चलने की कोशिश कर रहा है, ताकि अगर ये इवेंट जैसा कि आशंका है कि नेगेटिव निकले तो फिर बाजार को ज्यादा झटका न लगे, और जो धारणा है उसके विपरीत अगर पॉजिटिव हो जाए तो फिर बाजार के लिए एक अपसाइड का मौका बन सकता है। तो इवेंट से खतरे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इन खतरों के पहले बाजार इन खतरों को भांप रहा है, वो पॉजिटिव साइड पर है। और यही वजह कि आप देख सकते हैं किस तरह से फिर से क्रूड के दाम थोड़े थोड़े नीचे आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, जो कि हमारे मार्केट के लिए अच्छे है। दिक्कत की बात सिर्फ एक ही है, और वो ये कि करेंसी मार्केट में कमजोरी का आलम यहां पर बढ़ता हुआ दिख सकता है इन संकटों के चलते, और दोनों ही ये इवेंट्स जो है वो करेंसी के लिए नेगेटिव है। आप देख रहे हैं लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन था कल, जब रुपया 64 के लेवल को तोड़कर बंद होता हुआ दिखा, तो करेंसी मार्केट के लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात हो सकती है। बट अदरवाइज इक्विटी मार्केट्स काफी हद तक इन इवेंट्स को नेगेटिव साइड पर डिस्काउंट करके चल रहे हैं। लेकिन एफआईआईस देखिए हर उछाल में बिकवाली कर रहे हैं। 2 दिन हमने देखा भारतीय बाजारों ने हर निशान के साथ क्लोजिंग दी है, लेकिन एफआईआईस के डेटा नेगेटिव ही आ रहे हैं। यहाँ पर खरीदारी नहीं हो रही है। 605 करोड़ रुपए की कल कैश मार्केट में बिकवाली हुई है। डीआईएस ने जरूर 650 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। अनिल, डीआईएस एब्जॉर्ब कर रहे हैं अब तक तो एफआईआईस के इन नेगेटिव फ्लोज को, लेकिन चिंता यही है कि डीआईएस कब तक खड़े रहेंगे। डीआईएस के फ्लोज काफी स्ट्रांग है इस बार, ऐसा नहीं कि फ्लोज नहीं आ रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है कि अब इंडियन इन्वेस्टर्स बजाय डायरेक्टली पैसा लगाने के मार्केट में वो फंड्स के थ्रू लगा रहे हैं। और ऐसे में दोनों ही तरफ के फंड्स, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो या फिर इंश्योरेंस कंपनियां हो, कैश में बैठी है और वो हर गिरावट का इस्तेमाल कर रहे हैं खरीदारी करने के लिए। इसमें कोई डाउट नहीं कि लॉन्गर टर्म स्टोरी इंडिया की इंटैक्ट है, और उस लिहाज से अगर गिरावट में खरीदारी करते हैं तो डोमेस्टिक फंड्स के लिए ये एकदम सही रणनीति और सही मौका है कि जब आपके पास फ्लोज आ रहे हो और फ्लोज आपको लोअर लेवल्स पर बाजार में लगाने के लिए एक मौका भी दे रहे हो, तो इससे बढ़िया बात डोमेस्टिक फंड्स के लिए हो नहीं सकती। और दूसरी बात एक और है, एफआईआईस बेच रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एफआईआईस की बिकवाली क्या, जिस तरह के फ्लोज उनके रहे हैं, जिस तरह का पैसा उन्होंने पिछले कई सालों में मार्केट में लगाया है, उसके मुकाबले में बिकवाली कितनी है? मुश्किल से 4-5 हजार करोड़, $1 बिलियन, वो बहुत छोटी बिकवाली है। अगर आप पूरे साल भर में $25 बिलियन लगाएं और बेचें $1-2 बिलियन, तो उसे बहुत बड़ी बिकवाली नहीं कह सकते। और इसका मतलब ये कि सारे के सारे एफआईआईस हिंदुस्तान के बाजारों पर नेगेटिव वैसा नहीं है, पोर्टफोलियो बेचकर निकल जाना चाहते हो वैसा नहीं है। कुछ शॉर्ट टर्म एफआईआईस है, कुछ हेज फंड्स होते हैं जो डे टू डे मूवमेंट देखते हैं और जो ट्रेड के बेसिस पर इंडियन मार्केट्स को ज्यादा देखते हैं। तो यहां पर हॉट मनी नहीं है, यहां पर तुरंत पैसा बनाने का मौका नहीं दिख रहा है, और यही वजह कि कुछ ऐसे एफआईआईस, छोटे एफआईआईस, कुछ ऐसे हेज फंड्स, उनकी तरफ से बिकवाली होती हुई दिख रही है। तो बड़ी चिंता की बात लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, हाँ शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स के लिहाज से ये आंकड़े जरूर थोड़े से परेशान करने वाले हैं, जिसकी वजह से बाजार अपसाइड नहीं दिखा पा रहे हैं। ये तो कैश मार्केट के आंकड़ों की बात हुई, लेकिन वायदा कारोबार के आंकड़े देखें तो फिर वैसे ही आंकड़े दिख रहे हैं जैसा कि शुक्रवार के आंकड़ों के दम पर कल का ट्रेडिंग सेशन रहा, और कल भी इसमें कोई खास बदलाव नहीं। आप देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में 145 करोड़ की बिकवाली होती दिखी एफआईआईस की तरफ से। इंटरेस्टिंग बात है कि एफआईआईस ने निफ्टी फ्यूचर्स में पोजीशन कम की है, थोड़ी शॉर्ट बनाई है, और बैंक निफ्टी में लॉन्ग की, जबकि प्राइस मूवमेंट दोनों का अलग डायरेक्शन में था। तो एफआईआईस कहीं कहीं कॉन्ट्रा कॉल लेकर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। स्टॉक फ्यूचर्स में फिर से थोड़ी खरीदारी लौटती हुई दिखी 133 करोड़ के आसपास की। तो आंकड़े मिक्स से हैं, ये कह सकते हैं आप। एफआईआईस की तरफ से देखेंगे तो थोड़े से नेगेटिव साइड पर ज्यादा है, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे एफआईआईस और डोमेस्टिक फंड्स को मिलाकर तो आप ये कहेंगे कि आंकड़े न्यूट्रल है, न पॉजिटिव कहेंगे आप इसे कहेंगे, न नेगेटिव कहेंगे। और 8000 का स्तर जो कल हमने होल्ड किया, एफएनओ का डेटा आपको ऐसा संकेत दे रहा है कि आज फिर से होल्ड हो सकता है या टूट जाएगा? इसमें एक
एक चीज जो एफएनओ का डेटा में कल साफ तौर पर दिख रही है हेमंत, वो ये कि कल की तेजी में कहीं कोई खरीदारी नहीं है, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है, और शॉर्ट कवरिंग भी ऑप्शंस में ज्यादा है बजाय इसके कि इंडेक्स और निफ्टी फ्यूचर्स में देखें। हाँ, ये जरूर है कि निफ्टी फ्यूचर्स में कल 7 लाख शेयर कम होते हुए दिखे, तो ट्रेडर्स ने अपनी तेजी की पोजीशंस भी कम की है और मंदी की पोजीशंस भी कवर की है। बैंक निफ्टी में देखिए लेकिन जरूर शॉर्ट्स बनते हुए दिखे ट्रेडर्स की तरफ से, यहां पर इंटरेस्टिंग ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। उस लिहाज से आज मैं बैंक निफ्टी को फिर से देखना चाहूंगा क्लोजली, क्योंकि एफआईएस की तरफ से बैंक निफ्टी में थोड़ी लॉन्ग पोजीशन बनी है, लेकिन ओवरऑल आप बैंक निफ्टी में देखिए 1.5 लाख से ज्यादा शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। बैंक निफ्टी लगभग 1/4 से आधा प्रतिशत नीचे बंद होता हुआ दिखा था। ट्रेडर्स ने शॉर्ट्स बनाए, तो दोनों ही तरह के जो इंस्टीट्यूशंस यहां पर लॉन्ग कर रहे हैं, ट्रेडर्स शॉर्ट कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी का मूव आज काफी इंटरेस्टिंग और अहम हो सकता है। जो सवाल आपने पूछा कि क्या 8,000 के ऊपर होल्ड कर पाएंगे, तो अगर बैंक निफ्टी एफआईएस के ट्रेड के दम पर पॉजिटिव ट्रेड करता है तो फिर पूरी संभावना बनती है कि आप 8,000 के लेवल को होल्ड कर पाएंगे। दूसरी बात, स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग्स बनते हुए दिखे, फ्रेश खरीदारी होती दिखी है, छोटी ही सही, लेकिन ये एक अच्छा संकेत है। अब आइए आप दूसरे आंकड़ों पर। पुट कॉल रेशियो कल 4 बेसिस पॉइंट बढ़कर 0.89 पर आया है। इसकी वजह यह नहीं है कि पोजीशंस लॉन्ग बनी है, बल्कि इसकी वजह यह है कि काफी शॉर्ट पोजीशंस लोअर लेवल से कवर होती हुई दिखी है और उस वजह से पुट कॉल रेशियो ऊपर आता हुआ दिख रहा है। अब भी 7,800 वायदा कारोबार में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का लेवल बना हुआ है, तो इस सीरीज के लिए वो अब भी एक तरह से बड़े सपोर्ट के तौर पर आप कह सकते हैं। अब कल के सेशन में ऑप्शन डेटा में बेहद इंटरेस्टिंग डेटा दिख रहे हैं। पुट में 15 लाख शेयर नए जुड़े हैं और कॉल्स में 19 लाख शेयर कम होते हुए दिखे। आप देखिए 7,900 से लेकर 8,500 हर एक रेंज में कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, और ये बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा कि आप हर लेवल पर ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में कम होते हुए देखें। इसका मतलब साफ है, वो ट्रेडर्स जिन्होंने कॉल्स बेचे थे, कॉल्स शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, यानी कि मंदी की जो पोजीशन बनाई थी, कल उन्होंने अपनी मंदी की पोजीशन काफी जबरदस्त कवर की है। तो निफ्टी के साथ साथ कॉल ऑप्शंस में जो शॉर्ट पोजीशन थी, मंदी की पोजीशन थी, कल वो भी काफी तेजी से कवर होती आई है। पुट ऑप्शंस में थोड़ा बहुत एडिशन हुआ है, हेजिंग के लिहाज से खरीदारी हुई है, लेकिन कोई बहुत बड़ी नहीं। तो ओवरऑल वायदा कारोबार के डेटा ये बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी में जरूर शॉर्ट पोजीशंस बनी है, लेकिन निफ्टी और कॉल ऑप्शंस में काफी हद तक शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखे। तो शॉर्ट कवरिंग का सहारा कल तो मिला है, अब आज देखना होगा काफी कुछ शॉर्ट्स कवर होने के बाद फ्रेश खरीदारी आना ज्यादा जरूरी है। तो आप मोटा मोटी ये कह रहे हैं कि हैट्रिक होने की चांस थोड़ी सी कम है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। मार्केट कंसोलिडेशन के मूड में है, इसलिए 8,000 के लेवल की उतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। बाजार यहां पर थोड़ा वक्त बिताना चाहता है, क्योंकि कन्विक्शन लेवल दोनों ही तरह के ट्रेडर्स में कम है। जो मंदी करने वाले ट्रेडर्स हैं वो इन लेवल्स पर शॉर्ट नहीं करना चाहते, वो इंतजार कर रहे हैं 8,200 का। तेजी करने वाले ट्रेडर्स तेजी तो करना चाहते हैं, लेकिन आपके सामने ग्रीस का संकट है, फेड की मीटिंग है और अब भी एफआईएस के डेटा खरीदारी के नहीं आ रहे, तो दोनों ही तरह के ट्रेडर्स वेट एंड वॉच वाले मूड में। लेकिन हेमंत, कल एक जो बहुत बेहतर बात हुई वो ये कई दिनों के बाद कि बाजार ने हायर लो और हायर हाई बनाए, तो यानी कि पिछले दिन का लो नहीं तोड़ा है और पिछले दिन का हाई को 50 पॉइंट से क्रॉस किया। तो ये एक पहला संकेत था पहली स्ट्रेंथ का जो कल दिखा है। चलिए, असमंजस की स्थिति है और रोजाना की तरह हम आज भी बाजार खुलने से पहले और बाजार खुलने के बाद हम आपको बताएंगे सबसे फायदेमंद स्ट्रैटेजी। जी हाँ, हमारे साथ होंगे खास मेहमान। बाजार में कौन से सेक्टर्स दे रहे हैं सबसे ज्यादा रिटर्न्स और किन सेक्टर्स पर हैं फंड हाउसेस ओवरवेट या अंडरवेट, बताएंगे हम ये आपको 9:25 पर। हमारे साथ होंगी टाटा एएमसी की सोनम उदासी। और बैंकिंग सेक्टर पर लगातार दबाव दिख रहा है। बैंकिंग शेयरों में क्या हो, आपकी रणनीति खरीदारी करने का वक्त आ गया या फिर इंतजार करेंगे, पूछेंगे हम एचआरबीवी क्लाइंट सॉल्यूशंस के टीएस हरियर से आज सुबह इसी शो में 9:35 पर। हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के वैभव अग्रवाल भी होंगे बैंकिंग सेक्टर पर अपनी राय देने के लिए। तो आज का दिन फिर किस तरह का रह सकता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। मैं कुछ डेटा देख रहा था, काफी सारे शेयर हैं निफ्टी में, करीब 50%, जिनमें 20% की गिरावट हो चुकी है। 10 शेयर तो ऐसे हैं निफ्टी के जो 30% तक लुढ़क चुके हैं। करेक्शन हो गई है या फिर अभी और बाकी है, क्या लगता है आपको? करेक्शन और हो सकता है, मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर 200 पॉइंट यहां से मार्केट नीचे चले जाए। मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मार्केट के बाउंस बैक को या तेजी को लेकर तब होता है जब बाजार 7,875 7,900 का एक लो बनाकर उसके बाद एक बाउंस देता, तो एक आखिरी जो सेल ऑफ होना होता है या फिर आखिरी स्टॉप लॉसेस जो ट्रिगर होने होते हैं वो हो जाते हैं। हालांकि उससे हुआ नहीं, उससे आप 50-75 पॉइंट ऊपर से घूम गए, 7,950 के आसपास बाजार सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। तो इवेंचुअली इस वक्त पोजिशनल ट्रेडर्स
के लिए 7,950 एक तरह से स्टॉप लॉस होता है। लेकिन जिस तरह से खरीदारी का मौका जो ट्रेडर्स ढूंढ रहे हैं या जो इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं, उनके लिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं कि वो स्टॉक्स जो निफ्टी का हिस्सा है 20-20, 30-30% करेक्ट हो चुके हैं। मैं कहूं कि कोई बहुत अच्छे स्टॉक्स है निफ्टी में, वो 10% भी करेक्ट हुए तब भी आपके लिए खरीदारी का मौका बनता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आपको अब से लेकर निफ्टी के 200 या 300 पॉइंट की नीचे की रेंज तक अक्यूमुलेट करना है, और उसमें अगर आप 100-200 पॉइंट की रिस्क लेकर चलें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप 200 पॉइंट की रिस्क के सामने 2000 पॉइंट की तेजी देख रहे हैं जो इवेंचुअली आपको 12 महीनों में होती हुई नजर आ सकती है। तो उसके लिए आपको तैयार होना है, बजाय ये कि आप ज्यादा फोकस 200 पॉइंट की रिस्क पर करें, 2000 पॉइंट्स के गेन्स पर फोकस करना ज्यादा ठीक है। जहां तक आज का सवाल है, पहला लेवल जो सपोर्ट के तौर पर सामने आ सकता है वो 7,975, 8,000 के आसपास का हो सकता है। जब तक इस रेंज के ऊपर हम रहें तब तक शायद इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए दिक्कत की बात नहीं। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस वहां होगा। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए स्टॉप लॉस होता है 7,940, 7,950 के आसपास, जहां पर बाजार ने 2-3 बार सपोर्ट लिया और वहां से हम थोड़ा सा बाउंस देख रहे हैं। अपसाइड कितनी बन सकती है? पहले 8,050 के पार अगर बाजार आज टिकते हुए नजर आए तो फिर बाजार 8,100 और उसके बाद 8,200 की रेंज तक जाते हुए दिख सकता है। लेकिन इवेंट्स काफी हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन इवेंट्स के पहले बाजार में आपको काफी कॉशियस ट्रेड होता हुआ दिखेगा, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड होता हुआ दिखेगा। एडवांस टैक्स के नंबर्स आ रहे हैं, तो उस लिहाज से आपको सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए, खबरों वाले स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। लेकिन कल के सेशन में जो हम बता रहे हैं, एक सबसे बढ़िया बात यह हुई कि काफी दिनों बाद बाजार ने पहला संकेत स्ट्रेंथ का दिया है। 2 दिनों से पॉजिटिव क्लोजिंग हो रही है, 8,000 के लेवल के ऊपर आने की कोशिश की है, हायर हाई बनाया है। तो अब वो पैनिक वाली सिचुएशन कम से कम बाजार में नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी कंसोलिडेशन का मूड जो नजर आ रहा है उसमें लेवल्स को रेस्पेक्ट कीजिए और लेवल्स के लिहाज से ट्रेड करना जरूरी है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस आपको रखना जरूरी है। 8,050 के ऊपर निकलता हुआ दिखे तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर लें, और अगर 7,975, 8,000 की रेंज को तोड़ के नीचे जाता हुआ दिखे तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए। ये रणनीति ज्यादा सही हो सकती है। इसका मतलब 7,700 की तैयारी करें, नीचे की तरफ शायद ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन रुझान अपना बाइंग की तरफ ही रखिए। ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां से शायद तेजी करने वाले शेयरों के फेवर में हो सकते हैं। तो कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, चलिए सब पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर करेंगे टॉप 10 स्टॉक्स। आप देखते रहिए CNBC आवाज। ढेर सारे स्टॉक्स रहेंगे आज एक्शन में और उन्हीं पर रखते हैं नजर। कौन से हैं वो शेयर और क्या है खबरें। हेमंत के अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे, पूजा त्रिपाठी, सोनम मेहता। शुरुआत वरुण आपके साथ। देखिए, सबसे पहले तो रिलायंस कम्युनिकेशन का काउंटर आज आपके रडार पे होना चाहिए, क्योंकि एट लास्ट ऑफिशियली इस कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि वो सिस्टमा की भारतीय सब्सिडरी शाम सिस्टमा के साथ एक मर्जर करेंगे। एक नॉन कैश मर्जर होगा, यानी कि एक टोटली स्टॉक स्वैप डील होगी। ये दोनों ही सीडीएमए प्लेयर्स है, तो सीडीएमए इंडस्ट्री में आपको एक कंसोलिडेशन देखने मिलेगा। अब तक करीब 3 प्लेयर्स थे, ये घट के अब 2 प्लेयर ही रह जाएंगे। इससे आरकॉम को ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि काफी सारे लाइसेंस है आरकॉम के जो एक्सपायर होने वाले, और सिस्टमा के पास जो लाइसेंस है करीब 8 सर्कल में वो 2033 में एक्सपायर होने वाले। इसके अलावा आरकॉम को जो 4G सर्विसेज लॉन्च करनी थी उसमें भी इस कंपनी को काफी फायदा होते हुए नजर आएगा। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि जो सिस्टमा ग्रुप, रशियन गवर्नमेंट और श्याम ग्रुप इस पूरे मर्जर के बाद उनका इस पूरे मर्ज एंटिटी में 8 से 10% तक का ही हिस्सा होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिलायंस कम्युनिकेशन MTS का केवल कारोबार करेगा, खरीदेगा, डेट नहीं खरीदेगा। हालांकि देखना पड़ेगा आगे जाके कंपनी जब ये पूरे मर्जर का ऐलान करती है तो किस तरह का स्ट्रक्चर निकल के आता है। लेकिन तब तक HSBC ने यहाँ एक रिड्यूस की रेटिंग दी है इस काउंटर पे। 55 रुपए का प्राइस टारगेट वो दे रहे हैं। उनका कहना है कि हाल फिलहाल के जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन में इस कंपनी ने ऑक्शन नहीं खरीदा था, उससे जो रेवेन्यू लॉस इस कंपनी को हो रहा था वो कहीं ना कहीं इस मर्जर से ऑफसेट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके बावजूद एक रिड्यूस की रेटिंग इस काउंटर पर दी गई है, 55 रुपए का प्राइस टारगेट दिया गया है। इसके अलावा एसआर ऑयल के स्टॉक पर नजर रखिए, और हमने देखा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में इसने 40% से ज्यादा का रनअप दिखा दिया है। और यहां पर फिर से वही खबरें आ रही हैं। रशिया की रॉस्नेट एक कंपनी है जो 50% हिस्सेदारी गुजरात रिफाइनरी, वादिना रिफाइनरी में खरीद सकती है, और खबरें ऐसी भी हैं कि 49% हिस्सेदारी वो दरअसल एसआर ऑयल में खरीद सकती है। इस तरह की खबरें हैं। हालांकि कंपनी ने बार बार इन खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है ऐसा कुछ नहीं है। 12 जून को हमने देखा था खंडन आता हुआ, कल भी हमने देखा स्टॉक एक्सचेंजेस ने जब पूछा कंपनी से तो उन्होंने इस खबर को फिर से खंडन किया।
इसके अलावा आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल के काउंटर भी आज फोकस में रहेंगे। यहाँ पर पेट्रोल 64 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, वहीं डीजल 1.35 प्रति लीटर सस्ता हुआ और जो नई दरें हैं वो सोमवार आधी रात से लागू होंगी। यहाँ पर आईओसी का कहना है कि 16 मई 2015 में जो लास्ट रिवीजन हुआ था उसके बाद से ही पेट्रोल के इंटरनेशनल दामों में काफी बढ़त हुई है और डीजल के दामों में डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। नेस्ले इंडिया के लिए बुरी खबरें खत्म नहीं हो रही है। अब इंटरनेशनल मार्केट में ऑस्ट्रेलिया एक और मार्केट है जहां पे एक प्रिकॉशनरी मेजर इन्होंने लिया है और अब यहां पे एक होल्डिंग ऑर्डर इन्होंने जारी किया है। वहां पे भी प्रतिबंध लगा दिया है जितने भी भारत से इंपोर्ट होने वाली मैगी है। इसके अलावा नेस्ले ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके जो बाजार में सर्कुलेटेड मैगी है वो करीब 210 करोड़ रुपए के आसपास की है और जो फैक्ट्रीज में जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो 110 करोड़, करीब 320 करोड़ रुपए की जो मैगी है उसका स्वाहा होता हुआ नजर आ सकता है। और हालांकि इनका मानना है कि फाइनल फिगर अभी एस्टिमेट करना मुश्किल है क्योंकि विड्रॉल के भी एडिशनल कॉस्ट होंगे जो कि आगे इनको फैक्टर इन करने पड़ेंगे। वही चेन इंडिया और वेदांता का काउंटर आज फिर आपके रडार पे होगा क्योंकि इस कंपनी के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है वो इस कंपनी के डील में एक बहुत बड़ी अड़चन मच गए हैं और दरअसल इस कंपनी के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उसमें जो सबसे बड़ा होल्डर है LIC जो करीब 9% की हिस्सेदारी रखता है वो इस पूरे डील से बिल्कुल ही नाखुश है और उनका साफ कहना है कि अगर वेदांता चाहता है कि ये डील पूरी हो तो उन्हें हायर डिविडेंड दिया जाए, जो प्रेफरेंस शेयर्स इसमें दिए जा रहे हैं और जो भुगतान है उसे बढ़ाया जाए क्योंकि हाल फिलहाल में जो कंपनी भुगतान करने का कंपनी ने जो ऐलान किया है उससे वो बिल्कुल ही नाखुश है। तो ये दोनों ही काउंटर्स आपके खास आज रडार पे होने चाहिए। फिर से आज वापस काफी सारे फार्मा काउंटर्स रडार पर रहेंगे। ऑरबिंदो फार्मा में रडार पर है जिसको अपनी एपिलेप्सी की दवा के लिए फाइजर से यहाँ पर US FDA से मंजूरी मिल गई है। आपको बता दूं ये दवा फाइजर की डायलिटिन की जेनरिक वर्जन है और उसका मार्केट साइज भले ही छोटा हो, $12.5 करोड़ का हो, लेकिन US FDA के मंजूरी जो इन फार्मा काउंटर्स को जबरदस्त जोरों शोरों से मिल रही है उसका फायदा फिर से आज ऑरबिंदो फार्मा को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर FIPB ने कोटक महिंद्रा के जो FI लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव था उसको एक बार फिर से खारिज कर दिया है और उनका कहना है कि जून एंड तक वापस से इस पर फैसला लेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से अभी भी कुछ कमेंट्स आने बाकी है। बायोकॉन आपके रडार पे होना चाहिए। आज ये पॉजिटिव खबर इसके लिए निकल के आ रही है। इसकी जो सब्सिडरी है सिंजीन वो अब एक स्टेप क्लोजर हो गई है अपने IPO लाने के लिए। 2012 से लंबित है इसके ये IPO। सेबी को इसकी मंजूरी मिल गई है। DRHP इन्होंने 22 अप्रैल के आसपास फाइल किया था। 600 करोड़ रुपए इनकी जुटाने की योजना है 10 से 11% डायल्यूशन के जरिए। NVCC का काउंटर आज फोकस में रहेगा जहां पर जयपुर में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने लगभग 7,613 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट खरीद लिया है। आपको बता दूं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स ही है जो कंपनी के लिए आगे चलकर एक ग्रोथ ड्राइवर बनेंगे। कंपनी बल्कि अक्टूबर अंत तक लगभग 5 प्रोजेक्ट्स रियल एस्टेट स्पेस में टारगेट कर रही है। कंपनी के पास लगभग 136 एकड़ का लैंड बैंक है जिसका रेवेन्यू जनरेशन 4,000 से 4,500 करोड़ का कहा जा सकता है और कंपनी ने यहाँ पे कुछ रीडेवलपमेंट के लिए भी कॉलोनीज यहाँ पर आइडेंटिफाई की है जिसमें से 8 कंपनी को मिल चुकी है। आपको बता दूं NVCC का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में मार्केट शेयर लगभग 62.5% का है। और आखिर में बात करते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। यहाँ पर फॉरेन करेंसी बॉन्ड के जरिए कंपनी $1 बिलियन जुटाएगी जिसका कि इस्तेमाल कंपनी पावर फाइनेंस कंपनियों को कर्ज देने में करेगी। ओके, तो ये सारे स्टॉक्स है जहां पर आज एक्शन रहने वाला है खबरों के दम पर। लेकिन आप क्या करें इन सारे शेयरों में, खरीदारी या बिकवाली, और किस तरह से होनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति, ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सिमी भौमिक और चंदन तापड़िया। आप हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तकनीकी राय देने के लिए हमारे साथ हैं कोलकाता से सिमी भौमिक.com की सिमी भौमिक और वायदा कारोबार की रणनीति हम लेंगे आनंद राठी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव हेड चंदन तापड़िया से। आप दोनों का स्वागत है CNBC आवाज पर। सिमी, ये बताएं कि पिछले 2 दिनों से मुश्किल से लेकिन हरे निशान में क्लोजिंग की कोशिश होती दिख रही है भारतीय बाजारों की। क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या कहीं निफ्टी पर अब सपोर्ट आता दिख रहा है नजदीक आपको, और क्या इस पुल बैक में कुछ और दमखम है, ऊपर जा सकते हैं? चार्ट्स पर कैसे देख रही हैं आप निफ्टी को? जी अनिल जी, गुड मॉर्निंग। एक तो निफ्टी नीचे एक सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में देखा है कि 79, 50, 40 के आसपास निफ्टी सपोर्ट ले रहा है और 2 दिनों का क्लोजिंग भी काफी बढ़िया रहा।
थोड़ा सा डे हाई के आसपास ही बंद करने में कोशिश किया और मैनेज भी किया है। कल का थोड़ा सा ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग आया था, पर मुझे लग रहा है कि पूरा दिन निफ्टी कल 8000 के ऊपर मेंटेन किया था, तो एक 7990 से 7970 का रेंज क्रूशियल हो जाएगा आज के दिन के लिए भी। एक माइनर सपोर्ट के लिए वो लेवल वॉच करना पड़ेगा 7970 से 90। निफ्टी जब तक उस रेंज के ऊपर रहेगा कोई चिंता नहीं है, और मुझे लगता है कि कोई भी डीप में खरीदारी करनी पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उछाल और देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जो मोमेंटम लास्ट 2 दिनों में निफ्टी ने एक्वायर किया है, लग रहा है कि यहाँ से 8070 से 8100 तक निफ्टी तो एटलीस्ट फॉर अ मिनिमम देखने को मिल सकता है ऑन द अपसाइड। और ऊपर में मेजर रेजिस्टेंस 8150 के आसपास है एटलीस्ट। मतलब चार्ट देख के नहीं लगता है कि बहुत निफ्टी में दम है कि 8150 का लेवल भी एक ही बार से तोड़ के ऊपर चला जाएगा। पर जो भी है अनिल जी, मुझे लगता है कि 7950 से 8150 के बीच में निफ्टी का रेंज आ गया है। जब तक दोनों में से कोई भी एक बाउंड्री डिसाइसिवली ब्रीच नहीं होता है, कोई डायरेक्शनल स्ट्रेंथ निफ्टी में नहीं मिलेगा। इस रेंज में जब तक निफ्टी रहेगा, बाई वीकनेस सेल स्ट्रेंथ स्ट्रैटेजी करके देखने में फायदा ज्यादा होगा, ऐसा लगता है। ऑलराइट, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति सिमी आपको सुझा रही है। चंदन, हाय, आपको कैसा लगता है बाजार? हमने देखा कल भी बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे आज? जी हाँ, गुड मॉर्निंग। देखें, बाजार में 2 दिनों से जरूर बाउंस बैक आ रहे हैं, बट वापस देखें जो बाउंस बैक की जो लीड थी वो बैंक निफ्टी से स्टार्ट हुई, और बैंक निफ्टी अपने आप को वापस 17500 के लेवल पर डिसाइसिवली होल्ड नहीं कर रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो निफ्टी ने नीचे के लेवल से रिकवरी दी थी, बट वापस ऊपर में 8040-50 के लेवल को डिसाइसिवली होल्ड नहीं कर पाया और 8010 के आसपास क्लोजिंग दी। देखें, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे जो मूवमेंट आया था वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से आया था, जहाँ पे 4% के आसपास के ओपन इंटरेस्ट घटे। तो ये जो मूवमेंट आ रहा है वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से आ रहा है। यहाँ पे जब तक सस्टेनेबल फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट नहीं आएगा, नया लॉन्ग्स नहीं बनेगा, तब तक बाजार को ऊपर के लेवल को पार करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। जहां तक मैं डेरिवेटिव्स डेटा की बात करूं तो जो मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट है वो अब 7800 स्ट्राइक फॉलोड बाय 7900 स्ट्राइक पे आ चुका है। तो अब उसको ध्यान में रखते हुए 7850 टू 7900 जोन बाजार का एक मेजर सपोर्ट रहेगा। कल के जो फ्रेश ऑप्शन के डेटा देखें तो 7700 की पुट में राइटिंग हुई थी, जहां पे लगभग 4.25 लाख शेयर नए ओपन इंटरेस्ट एडिशन होते हुए देखने को मिले। और वहीं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 8000 की पुट जो एट द मनी की स्ट्राइक है, वहां पे 2.5 लाख शेयर का नया ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, यानी कि नई राइटिंग 8000 की पुट में हो रही है। और ऊपर में देखें 8000 से लेके 8200 की कॉल में अनवाइंडिंग हो रही है। तो ऑप्शंस का डेटा ये बता रहा है कि बाजार अब 7950-8000 का जोन आज के दिन होल्ड कर सकता है, ऊपर में 8050-8080 के लेवल तक को पार कर सकता है। एफआईआई की डेटा की तरफ नजर डालें तो सबसे ज्यादा नर्वसनेस यहीं से मिल रही है। देखिए, पिछले 7 दिनों से लगभग 500 से 600 करोड़ का यहाँ पे केस मार्केट में उनकी तरफ से सेलिंग आ रहा है। और बाजार में जो रिसेंटली जो पिछले 1 साल में जो मूवमेंट आया था उसमें एफआईआई का काफी सपोर्ट था, एक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली थी। बट अब जिस हिसाब से ऊपर में बाइंग का अपसेंस आ रहा है और एफआईआई का सेलिंग सेंस कंटिन्यूसली बन रहा है, थोड़ा सा कंसर्न जरूर है। तो मेरा यह मानना है कि बाजार 7950 का जोन एक बार इमीडिएट होल्ड करना चाहिए, और यदि होल्ड कर जाता है तो ऊपर में 8050-8080 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट फिलहाल इन लेवल पे कोई भी अग्रेसिव व्यू नहीं रहेगा, क्योंकि ओवरऑल बाजार का स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव बन चुका है। बाजार ने मेजर सपोर्ट तोड़ चुके हैं, शॉर्ट्स के बिल्टअप हुए हैं, बट एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा बाउंस बैक यहाँ पे आ जाए। तो बिल्कुल हमारे दोनों एक्सपर्ट्स भी यही मान रहे हैं कि बाजार कंसोलिडेशन के मूड में, क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है, यहीं पर थोड़ा वक्त बिताएगा। जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाजार में नीचे नजर आ रहा है वो 7850 के आसपास का होगा, और ऊपर की तरफ 8150 मैक्सिमम ये हो सकता है, और इसमें आपको ट्रेड करना है। इस बीच एसजीएक्स निफ्टी 10 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे लेकर आपके लिए बाजार की इस वक्त की हेडलाइंस और सबसे बड़े सवाल। और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ग्रीस की चिंता और फेड बैठक से पहले अमेरिकी बाजार 0.5% फिसले। एशियाई बाजारों में कमजोर शुरुआत, जापान और हांगकांग के बाजार में 0.5% की गिरावट। एसजीएक्स निफ्टी 10 अंक नीचे। अमेरिका में फेड की 2 दिन की बैठक का आज पहला दिन, ब्याज दरें बढ़ाने के टाइमिंग पर मिल सकते हैं संकेत। सितंबर से ब्याज दरें बढ़ने का अनुमान। रूस की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी सिस्टेमा अपने इंडियन ऑपरेशंस का रिलायंस कम्युनिकेशन में कर सकती है विलय। शेयर स्वैप के जरिए हो सकता है मर्जर। केन इंडिया वेदांता मर्जर पर माइनॉरिटी शेयर होल्डर एलआईसी ने जताई आपत्ति। डील के वैल्यूएशंस पर उठाए सवाल।
प्रेफरेंस शेयरधारकों के लिए मौजूदा प्रीमियम बढ़ाने को कहा। और डीजल हुआ सस्ता, ₹1.35 प्रति लीटर तक घटे दाम, लेकिन पेट्रोल 64 पैसे महंगा, नई दरें आज से लागू। नेस्ले इंडिया को भारी नुकसान, तकरीबन 320 करोड़ रुपए की मैगी नष्ट करेगी कंपनी। उधर भारत से एक्सपोर्ट होने वाली मैगी पर ऑस्ट्रेलिया ने भी लगाई रोक। और जीएसटी लागू करने पर ज्यादातर राज्यों में बनी सहमति। जीएसटी कमेटी के अध्यक्ष ने कहा, राज्यों की मांग 5 साल का मुआवजा और 1% अतिरिक्त टैक्स हो सकता है खत्म। आज सेलेक्ट कमेटी को सौंपेंगे राज्यों की सिफारिशें। तो ये सारे इस वक्त के बड़े समाचार जो आपके सामने, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, सिमी भौमिक और चंदन तापड़िया। और देख लेते हैं आज जो स्टॉक्स एक्शन में रहने वाले उन पर किस तरह की रणनीति बनाकर चला जाए। और सबसे पहले शुरुआत ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ ही की जाए। चंदन, एक और डीजल के दाम घटे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, यानी कि मामला लगभग बराबर होता हुआ दिखा है। बताइए, ओएमसी के शेयरों में जो एचपी, बीपी, आईओसी है, कहीं कोई लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड लेने का मौका दिखता है आपको वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए? जी हाँ अनिल जी, देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी बाजार के एक सेलिंग प्रेशर के बावजूद अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। देखिए हिंदुस्तान पेट्रो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 700 प्लस के टारगेट यहाँ पे देखने को मिले। उन टारगेट को हिट करने के बावजूद भी यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। अभी तक इनका ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। यहाँ पे देखिए सीरीज में भी 10% के यहाँ पे प्राइस जंप देखने को मिले हैं। नए लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में स्टॉक चल रहा है और जब तक ये 670 का लेवल नहीं तोड़ता है तब तक यहाँ का ट्रेंड है पॉजिटिव रहेगा। मेरा मानना है कि वापिस इसने रिसेंट जो हाई बनाए हैं 710 और इवन उसके ऊपर तक के लेवल 725 तक ये स्टॉक जा सकते हैं। तो हिंदुस्तान पेट्रो में यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। और वहीं पे दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो बीपीसीएल जरूर एक कंसोलिडेट हो रहा है, बट ये भी इसका ट्रेंड है वो ओवरऑल पॉजिटिव है। बीपीसीएल देखें 820 के आसपास का सपोर्ट है, यदि 820 का लेवल होल्ड करता है तो यहाँ पे भी बाइंग इंटरेस्ट बने हुए रहेंगे। सिमिलरली आईओसी में बात करें, रिसेंटली इसने 343 के आसपास का एक डबल बॉटम बना के वापस मूवमेंट दे रहा है। यहाँ पे गुंजाइश है कि 365 तक के लेवल देखने को मिले। तो तीनों स्टॉक्स में यहाँ पे ओवरऑल जो मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। और सबसे फेवरेट यहाँ पे प्राइस पैटर्न और डेरिवेटिव्स डेटा के हिसाब से हिंदुस्तान पेट्रो रहेगा, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 710 और 725 तक के लेवल छूने को मिल जाए। ओके, तो ये राय आती हुई ओएमसीज पे। सिनी, आपसे भी इसी पर राय लेना चाहता हूँ। बताइए, चार्ट्स पर कौन सा स्टॉक ज्यादा बेहतर दिख रहा है आपको लॉन्ग या शॉर्ट बनाने के लिए आज से? जी अनिल जी, चार्ट्स पर भी मैं एकदम चंदन से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि एचपीसीएल में पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। इनफैक्ट एचपीसीएल कल जहाँ पे बंद किया था 690 692 के आसपास, मुझे लगता है कि मेजर सपोर्ट के आसपास ही बंद किया है। इनफैक्ट यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे भी आता है तो भी 684 का लेवल बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। वो सपोर्ट अगर होल्ड करेगा तो कोई भी रैली इसको 710 तक तो ले जा सकता है। हाँ, ब्रेकआउट 710 क्रॉस करने के बाद ही मिलेगी और तब इसका नेक्स्ट टारगेट 725 का ही हो रहा है। सबसे बढ़िया चार्ट एचपीसीएल का ही है। और बीपीसीएल भी मुझे लगता है कि वॉच करना पड़ेगा क्योंकि ये भी इसका सपोर्ट को होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ से करंट लेवल से जहाँ पे बंद किया था उससे करीब 15-20 रुपया के नीचे ही है इसका मेजर सपोर्ट। एक स्टॉप लगा के उसमें भी लॉन्ग साइड में ट्रेड लिया जा सकता है। 65 से 70 तक का टारगेट पॉसिबल है शॉर्ट टर्म में। सिमी, एसआर ऑयल के चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं? एक हफ्ते में 40% से ज्यादा का रनअप स्टॉक ने दिखाया है। अब खबरें यहाँ पर फिर से वही आ रही है कि रुइयाज जो है वो 49% हिस्सेदारी बेच सकते हैं एसआर ऑयल में रशिया की रॉसनेट को। हालांकि कंपनी ने खंडन भी किया है, लेकिन एक नॉन स्टॉप तेजी देखी गई है। बताइए, मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए और बढ़त देखने को मिल सकती है यहाँ से भी? देखिए हेमंत, एक पैटर्न जो है इसमें अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और मुझे लगता है कि जब ये स्टॉक मेंटेन कर ही रहा है और पूरा न्यूज फ्लो भी अभी भी पॉजिटिव ही है तो मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस लगा के कोई भी अगर पहले से एंट्री लिए हैं उनको होल्ड करना पड़ेगा। 141 से 139 के बीच में अच्छा सपोर्ट है और वो सपोर्ट जब तक होल्ड करेगा कोई भी डीप में बाई करने का सलाह दिया जा सकता है। और आगे जाके मुझे लगता है कि कल का हाई था 153 के आसपास, अगर वो हाई क्रॉस करेगा तो इसमें 160 तक जाने का भी चांसेस है। 139 के नीचे स्टॉप लगाना बहुत जरूरी होगा क्योंकि जो उछाल लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में देखा है उसके बाद मुझे लगता है कि 139 के नीचे अगर ये स्टॉक 10 मिनट के लिए भी सस्टेन करेगा इंट्राडे में तो इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है 130
से 125 का रेंज देखने को मिल सकता है ऑन द डाउन साइड। तो 139 का स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। तो बेहद इंटरेस्टिंग खबर है एसआर ऑयल के लिए, जहां पर रूस की कंपनी रोजनेफ्ट यहां पर आधी हिस्सेदारी खरीद सकती है। और जो वैल्यूएशंस बताया जा रहा है 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है एसआर ऑयल का, जो वैल्यूएशन $8 बिलियन के अगर माने जाए तो यहां से दुगुने मार्केट कैपिटलाइजेशन में ये डील हो सकती है। लेकिन एक बड़ी बात जो ध्यान रखनी जरूरी है वो ये कि जहां मीडिया रिपोर्ट से कह रही कि इस डील का ऐलान आज ही हो सकता है, वहीं कल देर शाम कंपनी की तरफ से साफ तौर पर स्टेटमेंट आया और उनका यह कहना है कि वो मार्केट स्पेकुलेशन पर किसी तरह का कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और पिछले हफ्ते ही वो स्टॉक एक्सचेंजेस को बोल चुके हैं कि इस तरह का कोई डेवलपमेंट होता नहीं दिख रहा। तो सावधानी जरूर रखनी चाहिए उन ट्रेडर्स को, और खास तौर से तब जबकि अगर स्टॉक आज गैप से ओपन होता हुआ दिखे तो फिर आप बेहद सावधान रहें, क्योंकि कंपनी की तरफ से आज यहां पर डिनाइल भी आते हुए दिखे, या यूं कहें कि ये कहते हुए दिखें कि वो मार्केट रूमर्स पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। देखना होगा एसआर ऑयल का स्टॉक आज किस तरह से ट्रेड करता है। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और स्टॉक्स पर लेंगे राय हमारे एक्सपर्ट से। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। चंदन तापड़िया और सिमी भौमिक हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोटक महिंद्रा बैंक पर। सिमी, आपसे राय लेना चाहूंगा, दूसरी बार हुआ है एफआईपीबी की बैठक में, एजेंडे में तो होता है कोटक महिंद्रा बैंक का नाम और ये भी होता है कि 49% से एफआई लिमिट बढ़ाकर 55% कर दी जाएगी, लेकिन हुआ नहीं फिर से ये पास। ये बताइए, जिन लोगों ने कल एक पोजीशंस बनाई थी और पोजीशंस बनती हुई दिख भी रही हैं इस चार्ट पर, 3% नीचे था और 1.5% नीचे जाकर क्लोज हुआ है। लोज से रिकवरी सेकंड हाफ में स्टॉक में देखने को मिली है, उनके लिए थोड़ी सी निराशा की बात है। चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं, कौन से लेवल्स पर आज नजर रखनी चाहिए ट्रेडर्स को? देखिए हेमंत, ये स्टॉक चार्ट तो ओवरऑल वीकनेस ही शो कर रहा है। मुझे लगता है कि इसमें एक ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है जिसका जो रेंज है काफी बड़ा है। 1450 का अपसाइड चैनल है और जिसका डाउनसाइड करीब 1250 के आसपास है, और कल का जो लो था 1258 के आसपास है और वहां से थोड़ा बहुत ऊपर में आके बंद किया था। इनफैक्ट काफी शानदार रिकवरी इसने दिखा था कल, पर मुझे लगता है कि आज कोई भी वीकनेस इसको वापस 1260 से 1255 तक ले आ सकता है। खराब तभी होगा जब 1255 के नीचे जाके ये स्टॉक सस्टेन करेगा। अगर ऐसा होता है 1255 के नीचे, मुझे लगता है कि अगर कल कोई किसी ने ये स्टॉक कैरी किए हैं उन लोगों के लिए 1255 का एक स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्टॉक 1255 के नीचे अगर चला जाएगा तो 1240 तोड़ने का कोशिश करेगा और 1240 के नीचे जाके मेंटेन करने से एक मेजर ब्रेकडाउन फॉर्मेशन इसमें देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि 1240 के नीचे अगर ये स्टॉक सस्टेन करेगा और आज का क्लोजिंग अगर 1240 के नीचे होता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स जो भी है इस बैंक में निकालना ही बेहतर होगा एक बार के लिए, क्योंकि मेजर ब्रेकडाउन फॉर्मेशन हो जाएगा 1240 के नीचे। ओके। और रिलायंस कम्युनिकेशन पर आप दोनों ही एक्सपर्ट्स की राय लेना चाहता हूं, सिमी और चंदन, लेकिन उससे पहले चंदन आप बताएं, खबरें ये आ रही कि सिस्टेमा जो रशियन कंपनी उनके साथ एक मर्जर की बात चल रही है। एक्सक्लूसिव टॉक्स में ये दोनों कंपनियां आई है। समझा जा रहा है कि रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए जो स्पेक्ट्रम की जरूरत है वो शायद इससे पूरी होती हुई दिखे, लेकिन वहीं काफी कुछ कर्ज भी है सिस्टेमा में, उसका किस तरह से एडजस्टमेंट होगा उस पर थोड़े सवाल है। तो शॉर्ट टर्म पॉजिटिव माना जा रहा है आरकॉम के लिए। कल देखिए स्टॉक 1% ऊपर था, 11 लाख शेयर नए ओपन इंटरेस्ट में ऐड भी हुए। क्या लगता है आपको, क्या एक तेजी का मौका बन सकता है? क्या करना चाहिए, खरीदारी करें या फिर गैप अप ओपनिंग हो तो बेचकर निकल जाएं, शॉर्ट करें? क्या लेवल्स अहम आप देख रहे हैं आरकॉम के लिए, क्या ट्रेड करेंगे? जी हाँ, आरकॉम की बात करें, सबसे पहले मैं इसका मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसमें लगातार वीकनेस है। पिछले लगभग 8 से 10 महीने से स्टॉक लगातार गिरते हुए जा रहा है। इसने लगभग 157 का हाई बनाया था और उस हाई से गिरते हुए 54 तक के लेवल यहाँ पे कुछ दिन पहले देखने को मिले थे। तो ओवरऑल इसका जो मेजर ट्रेंड है वो नेगेटिव है, बट जिस हिसाब से ऊपर के लेवल से इसमें 60-70% का करेक्शन हुआ है और अब पॉजिटिव इन्फ्लो यदि आता है तो मेरे हिसाब से एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकती है। स्टॉक में काफी ज्यादा शॉर्ट्स पिछले कुछ सीरीज में देखने को मिले थे, बिकॉज यूजुअली हर सीरीज में इसमें 88 से लेकर 90% तक के रोल ओवर होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो रोल ओवर शॉर्ट्स के होते हैं और काफी शॉर्ट्स इस स्टॉक में पेंडिंग है और ऊपर में काफी कॉल राइटिंग भी होती है। इस सीरीज की भी यदि बात करें तो 60 और 62-50 की कॉल में राइटिंग है और मेरे हिसाब से यदि 61 का लेवल निकल जाता है तो एक अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो स्टॉक को ऊपर में 65 से लेकर 67 तक जा सकती है। और किसी को यदि यहाँ पे ट्रेड करना है तो रिसेंटली जो स्विंग लो 55 के आसपास बना है उसका स्टॉप लॉस रहेगा, तो यहाँ पे कोई अग्रेसिव व्यू नहीं रहेगा। मेरा मानना है यदि कोई पॉजिटिव इन्फ्लो
होता है तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। 55 के लेवल का स्टॉप लॉस ध्यान रखिए। 61 के ऊपर होल्ड करता है तो 65 से 67 तक के मूवमेंट यहाँ पे देखे जा सकते हैं। सिमी, आपको कैसे लगते हैं आरकॉम के चार्ट्स? जी, आरकॉम टेक्निकली काफी खराब स्थिति में है। मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा न्यूज अगर आता है तो अच्छा होगा। गैप से अगर खुलता है तो ट्रेडर शॉर्ट सेलर्स जो है वेट कर रहा है ऊपर में सेल करने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से भी मुझे लगता है कि 60.5 से 61 का लेवल काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस है और किसी भी हाल से अगर ये स्टॉक उस रेंज को पार नहीं कर पाया, कोई भी अच्छा न्यूज फ्लो के बावजूद भी वो 61 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाया, तो वहां पे सेलिंग वापस हावी हो सकता है। नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जो है इमीडिएटली मुझे लगता है 55 से 54 के बीच में है, वो रेंज वापस टेस्ट हो सकता है। पर जब तक 54 का रेंज नहीं टूट रहा है तब तक हम लोग हमेशा कोशिश यही सोचेंगे कि स्टॉक एक रिकवरी में मोड में आ सकता है। पर ओवरऑल जो चार्ट है उसको देखते हुए कभी मुझे ये स्टॉक में बाई कॉल नहीं देना है। इनफैक्ट मैं वेट करूंगी कहाँ पे रैली खत्म होता है, वहां पे सेल करके देखेंगे। मुझे लगता है कि वहां पे ज्यादा मुनाफा उसूल कर सकते हैं। राइट, तो चलिए, भरोसा दोनों ही एक्सपर्ट्स को कम है। 61 रुपए का लेवल अहम होगा, उसके ऊपर निकल कर टिकता हुआ दिखे तो मानेगा कि स्टॉक में स्ट्रेंथ हो रही है। देखेंगे कि लेवल्स पर शुरुआत होती है क्या 61 के ऊपर आरकॉम का स्टॉक खुल पाता है। यदि हाँ तो फिर 65 से 67 के लेवल दिखेंगे, ये मानना है हमारे एक्सपर्ट्स का। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और बेहतरीन स्टॉक से, खासतौर से फार्मा स्पेस से ढेर सारी खबरें, औरोबिंदो फार्मा, बायोकॉन, इन सारे शेयरों पर लेंगे राय हमारे एक्सपर्ट्स इस ब्रेक के बाद। और कुछ और स्टॉक्स जो आज एक्शन में रहने वाले हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, सिमी भौमिक और चंदन तापड़िया, उन पर रणनीति देने के लिए। बायोकॉन, चंदन, इस स्टॉक पर दीजिए राय अपनी। सिंजिन के आईपीओ को सेबी की मंजूरी मिल गई, अब आईपीओ आने की तैयारी रहेगी। जाहिर सी बात है, पहले भी कंपनी कह रही थी कि जुलाई के आसपास वो आईपीओ लाना चाहते हैं, तो अब तो ग्रीन सिग्नल मिल चुका है रेगुलेटर से, तो किसी भी वक्त बाजार में उतरने की तैयारी होगी। क्या कहा जाए, क्या एक सेंटीमेंट के लिहाज से जो पॉजिटिव चीज है आज स्टॉक में अपसाइड बन सकती है, क्या ट्रेड करेंगे? जी अनिल जी, देखिए जिस हिसाब से आप न्यूज फ्लो बता रहा है, यदि वो पॉजिटिव वर्क करता है तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। बट ओवरऑल पिछले 7-8 महीने का इसका जो प्राइस मूवमेंट देखें, नीचे में 430 और ऊपर में 466, यानी कि अराउंड 35 से 40 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा है। न तो वो सपोर्ट जो उनको तोड़ रहा है और न जो इमीडिएट हर्डल इसका 465 है, 466 है, उसको निकाल रहा है। तो मेरे हिसाब से नया मूवमेंट है, इस लेवल को किसी भी साइड पार करता है तभी निकल पाएगा। और या इसमें बेस्ट अप्रोच हो सकती है कि करंट लेवल में यदि कोई भी डिक्लाइन है या करंट लेवल 430 का स्टॉप लॉस लगा के 466 तक के टारगेट के लिए प्ले किया जा सकता है, और 466 निकले तो मेरे हिसाब से एक नए अप मूव देखने को मिल सकते हैं जो 490 तक के लेवल की तरफ दिखा सकते हैं। तो मौजूदा जो हिसाब से प्राइस मूवमेंट और डेरिवेटिव्स डेटा कंसोलिडेशन इंडिकेट कर रहा है, बट 465 466 निकल जाता है तो एक नए मूव यहाँ देखने को मिल सकते हैं। और औरोबिंदो फार्मा, ये शेयर चार्ट पर सिमी आपको कैसा लगता है? हम देख रहे हैं यूएस एफडीए एक के बाद एक भारतीय कंपनियों की दवाओं को मंजूरी दे रही है। इस हफ्ते हमने देखा ऑर्किड फार्मा, ग्लेनमार्क को मंजूरी मिली, औरोबिंदो फार्मा को भी मिली है मंजूरी। चार्ट्स कैसे लगते हैं इसके? देखिए हेमंत, चार्ट्स बहुत इंकरेजिंग तो नहीं है, पर जो भी है 1250 से 1240 का लेवल काफी क्रूशियल सपोर्ट है और करीब उसी रेंज पे आके ये स्टॉक कल बंद किया था। तो आज का दिन वो रेंज अगर होल्ड होता है तो एक उछाल इसमें भी देखने को मिल सकता है, ऊपर जाके 1300 से 1320 तक का मिनिमम टारगेट पॉसिबल है, आज ही देखने को मिल सकता है। मेजर ब्रेकआउट 1350 क्रॉस करने के बाद ही आ सकता है। मतलब जो सेंटीमेंट है ओवरऑल, जो शॉर्ट टर्म चार्ट में जितना वीकनेस है वो नेगेटिव तभी होगा अगर ये स्टॉक 1350 का लेवल को क्रॉस करके सस्टेन करेगा। वैसा होने में अभी टाइम लगेगा क्योंकि ओवरऑल चार्ट उतना अच्छा नहीं है। एक सपोर्ट है 1240 का, 1250 का, वो सपोर्ट रेंज को मतलब नजर रखते हुए स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग साइड में ट्रेड लिया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये राय आती है यहाँ पर। लेकिन अमरीश वालिका भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ स्टूडियो में। अमरीश, फार्मा स्टॉक्स पर ही आपसे राय लेना चाहता हूँ। बेहद इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होते दिख रहे हैं पॉजिटिव साइड पर। वैसे भी फार्मा शेयर काफी हाई बीटा स्टॉक्स हो चुके हैं, निफ्टी पर बड़ा मूव देते हैं, मिड कैप स्ट्रेस में भी। सन फार्मा पर देखिए सीएलएसए की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, डॉक्टर रेड्डीज पर जेपी मॉर्गन बुलिश है, ग्लेनमार्क को अप्रूवल मिली थी अभी परसों, औरोबिंदो फार्मा को कल मिली है, बायोकॉन के आईपीओ को मंजूरी मिल गई सिंजिन को। क्या लगता है आप यहां से अब फिर से लीडरशिप आ सकती है बाजार की रिकवरी में? और ये फार्मा स्टॉक्स इतने करेक्शन के बाद अगर आपको आकर्षक लगते हैं तो बताइए, फिर मिड कैप और लार्ज कैप दोनों स्पेस में कौन से शेयर आप खरीदेंगे इस वक्त?
लीडरशिप तो ऑलरेडी है फार्मा स्टॉक्स के. इफ यू सी द लास्ट 18 months to 24 months काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, बट एट दीज लेवल्स मोस्ट ऑफ देम आर मोर देन फुल्ली प्राइस्ड, ओवर प्राइस्ड. And I think one should, always have one thumb rule as far as trading in like pharma stocks is concerned. जब भी अच्छा news आता है, that is the time possible to exit to a certain extent. And whenever there is a adverse news like US FDA का जब भी कुछ ban आता है, that is the time to in fact buy. And that opportunity was there in Sun Pharma in the last couple of days. But even at these levels, I think that's one of the very few stocks which one could look at really buying in the pharma space. It's basically Sun Pharma. And Lupin to a certain extent, but Lupin I'll wait for a correction. राइट, चलिए वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम हाजिर करेंगे प्री ओपनिंग सेशन. बताएंगे रुपया आज किस तरह से खुल रहा है, प्री ओपनिंग सेशन में भारतीय बाजार किस तरह से खुल रहे हैं. लेकर आएंगे पहला सौदा.